जी हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। लाइट्स वगैरह अगर ऑफ करनी है तो ऑफ कर दें। स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन ठीक नहीं है। बेटा उधर से ऑफ कर दो। वायर्स में से कोई कोई लाइट ऑफ कर सकते। चल ठीक हो गया। ये प्रीवियसली हम लोगों ने रोबोट्स पढ़ा था। ठीक है, ये जरा डॉक्यूमेंट है, इसको एक दफा गो थ्रू करना है आपने। वैसे तो रोबोट के मतलब सब कुछ जान चुके हैं। शायद ये डॉक्यूमेंट हमने नहीं था रीड किया, किया था कि नहीं था किया। नहीं था किया। इसमें सबसे पहले तो रिपोर्ट को डिफाइन किया हुआ है। हम कर चुके हैं सब कुछ। एक दो सिर्फ मैं इसकी आप नजर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रोबोट फाइल क्या होती है। रोबोट फाइल टेक्स्ट फाइल है दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी, मेरा ख्याल है आप जानते हैं काफी अच्छे तरीके से। ऑफ योर वेबसाइट एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज टू विच पेज दे क्राउल एंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमने इसको डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब और नीचे आ जाते हैं। आपके ग्रुप में मैंने तकरीबन काफी सारी स्लाइड्स शेयर कर दी हैं, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है जी। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स आल्सो नोन एज रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल और सिंपली रोबोट फाइल। मतलब रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि भाई क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है और क्या चीजें आपने एक्सक्लूड करनी है। तो आपको याद है कि हमने पढ़ा था अलाउ दिस अलाउ। ठीक है, और क्या पढ़ा था साइड में, और क्या पढ़ा था यूजर एजेंट। ये सारे के सारे हैं एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड है उसके कि भाई कैसे आपने किस चीज को इंक्लूड करना है और किस चीज को एक्सक्लूड करना है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंड इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल। मेरा ख्याल है इसको भी आप जानते हैं कि अगर आप रोबोट फाइल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को ही वो क्राउल करना शुरू हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका क्राउल बजट कम हो। यानी क्राउल बजट का मतलब क्या होता है, क्राउल टाइम। और वो आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को क्राउल भी ना करे जो चीजें आप क्राउल करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप रोबोट्स फाइल ना बनाएं। एसईओ, टेक्निकल एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। व्हाट हैपेंड इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन्स फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट। अभी गलती से आपने ब्लॉक कर दिया, गलती का मतलब क्या है। गलती का मतलब यह है कि फॉर द टाइम बिंग आप किसी फाइल को यूज नहीं करना चाह रहे ना। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई अभी तो वेबसाइट बन रही है, तो यूं करते हैं कि इंडेक्स की फाइल को एक्सेसिबल नहीं रखते गूगल के लिए, क्योंकि इसमें भी काम आप कर रहे हो। 3 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद तो ये काम खत्म हो जाएगा।
तो फिर आप क्या करोगे? आप भूल गए इस चीज को कि भाई आपने तो इसको स्टॉप किया हुआ था रोबोट्स की फाइल में, और साथ ही आप इसके बाद क्या चले जाते हो सर्च इंजन उस पे गूगल सर्च कंसोल पर। तो वहां पता लगता है कि भाई आप तो इंडेक्स भी नहीं हो रहे, आप क्राउल भी नहीं हो रहे, लेकिन आप ये भूल चुके हुए हैं कि आपने रोबोट्स की फाइल में कुछ चेंजेस की थी। तो कहता है भाई ये वाली चीजें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी अगर आप इसको रोक दोगे तो। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टैग भी दिया था, याद है कि नहीं? क्लास के दौरान स्क्रीन पे लिखा था मैंने, नो इंडेक्स मेटा टैग। जी मैंने लिखा नो इंडेक्स मेटा टैग, ये क्या होता है जरा देख लीजिएगा। ये देखिए क्या है, अगर आप किसी फाइल को मिसाल के तौर पर आपने रोबोट्स की फाइल में तो क्राउड करवा दिया होगा उसको, लेकिन आप चाहते हो फॉर द टाइम बीइंग कि आप ये वाली फाइल को क्राउल नहीं करवाना चाहते, तो आप उस फाइल के HTML के सेक्शन में जाकर हेड में जाकर ये वाला टैग लगा दें। ये टैग क्या बोल रहा है? कहते मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट, कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स। अब क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, रोबोट की फाइल भी बनी हुई है, लेकिन जब आपने ये लिख दिया नो इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब, क्योंकि रोबोट की फाइल तो पहले चली गई ना, रोबोट की फाइल जाने के बाद ये फाइल खुली, जब ये वाली फाइल खुली है उधर से तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इसको स्कैन करो, लेकिन जब ये वाली फाइल आई तो यहां पर क्या मैसेज आ गया कि स्कैन नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्विट कर जाएगा क्रॉलर और इसको स्कैन नहीं करेगा। लेकिन फिर जब आपको स्कैन करवाना हुआ करेगा तो यहीं से आप उसको इनेबल भी करोगे, यानी कि इसको खत्म कर दोगे। या तो इसको कमेंट कर दोगे, आपको पता है ना कमेंट कैसे करते हैं, डैश डैश लगाते थे ना, हाइफन हाइफन, लेस देन हाइफन हाइफन, टैग, और फिर हाइफन हाइफन के साथ क्लोज कर देते थे। वो जो हमने ग्रीन कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा था, ठीक है ना, उसको कमेंट करना बोल रहा हूं मैं। तो ये तो एक चीज होगी हमारे पास। चले जी वापस आ जाते हैं। डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल? मेरा ख्याल है कि आपको इसका जवाब पता है ना? क्या जवाब है इसका? यस कि नो? यस। व्हाई यूज रोबोट्स फाइल? भाई ये क्यों यूज करते हैं, ये भी मैंने सारा साइंस अभी भी बताई है, पहले भी बताई थी कि क्या करते हैं, क्राउलर्स को डायरेक्टिव्स दे रहे होते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसमें इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, आपने इस हिस्से को क्राउल करना है और इस हिस्से को क्राउल नहीं करना। ठीक है, तो ये इट इज द पर्पज ऑफ रोबोट्स फाइल। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट रोबोट्स फाइल। नंबर वन, द फर्स्ट थिंग इज दैट द रूल यू एड टू द रोबोट्स आर डायरेक्टिव्स ओनली। दिस मीन्स दैट इट्स अप टू द सर्च इंजन ओबे एंड फॉलो द रूल्स। कहता भाई आपने जो लिख दिया तो ये डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, सर्च इंजन के लिए, बट एनीवेज फिर भी ये डिसीजन सर्च इंजन ने करना है कि उसने आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि नहीं करना। बिल्कुल करती है फॉलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि भाई ये मैंने लगा दिया अब ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसकी और रीजंस भी हो सकती हैं। तो गूगल भी ये कहने लगा हुआ है कि भाई मैं खुद भी करूंगा, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि आपने लिख दिया तो इमीडिएटली सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, in most cases this the second rule क्या है जी? The second thing is that even if you block a page or directory in robots, कह रहा भाई अब आपने क्या किया कि एक पेज को या पूरी की पूरी एक डायरेक्टरी को, पता है ना आपको, पेज को भी कर सकते हैं और डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डिसअलाउ कॉलन, उसके आगे लिख दिया आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट पी एच पी, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, तो ये तो होगी फाइल। यहां आपने लगाया स्लैश वीडियोस। अब ये क्या चीज है? ये फोल्डर है आपका, ये डायरेक्टरी है आपकी। तो आपने स्लैश वीडियोस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वीडियो के फोल्डर में 20 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 50 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 100 वीडियोस पड़ी हुई हैं, कोई भी क्राउल नहीं होगी। यानी कि फाइल को भी कर सकते हैं और फोल्डर को भी कर सकते हैं। अब इट कैन स्टिल अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। कहता भाई आपने तो ब्लॉक कर दिया मगर ये फिर भी नजर आ रहा है, आपने इसे ब्लॉक कर दिया हुआ है मगर ये फिर भी नजर आने लगी हुई है, यानी क्राउलर को ये फिर भी मिल रही है फाइल। ये कैसे मिल रही है? आपने तो ब्लॉक कर दिया, आपने रोबोट्स की फाइल में जाकर कह दिया कि डिसअलाउ, लेकिन जब क्राउलर आता है वो फिर भी क्राउल करके चला जाता है। इसकी रीजन ये है कि भाई आपने रोबोट्स में तो कर दिया, मिसाल के तौर पे मैंने रोबोट्स में जाकर कह दिया कि डिसअलाउ कॉलन अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। तो इस मैसेज से पता लग रहा है कि मैं अबाउट अस की फाइल को क्या कर रहा हूं, डिसअलाउ कर रहा हूं, मतलब क्राउल नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है उसके ऊपर एक हाइपर लिंक पड़ा हुआ है,
और जब उस हाइपर लिंक पर हम क्लिक, और आपका होम पेज तो डिसअलाउ नहीं है, होम पेज डिसअलाउ नहीं है, उस पर एक हाइपर लिंक पड़ा हुआ है, फॉर मोर डिटेल्स क्लिक एट, आगे लिखा हुआ है अबाउट अस। अब क्या हुआ कि उस बटन से तो आप अबाउट अस के पेज पे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉलर उस पेज से तो नहीं गया, लेकिन होम पेज से तो चला गया अबाउट अस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने 100% ब्लॉक नहीं किया। मतलब कहने का क्या मकसद है, कहने का ये मतलब है कि भाई जब आपने ब्लॉक करना हो तो आपने ये भी चेक करना है कि जो उसके अदर पेजेस हैं, जो उसके रेलिवेंट पेजेस हैं, जो वेबसाइट के दूसरे पेजेस हैं, कहीं उधर कोई हाइपर लिंक तो नहीं लगा हुआ कि जो उस पेज पर आ रहा हो। क्योंकि अगर कोई हाइपर लिंक किसी ऐसे पेज से आ रहा होगा जो कि ब्लॉक नहीं है, तो आपका वो वाला पेज भी अनब्लॉक हो जाएगा। का क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप किसी को डिसअलाउ करवाना चाह रहे हो पेज को, तो रोबोट्स में तो करेंगे ही करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे देखेंगे कि कोई ऐसा हाइपर लिंक तो नहीं लगा हुआ जो इस पेज को रीडायरेक्ट करे। क्योंकि अगर किसी और पेज के ऊपर कोई हाइपर लिंक लगा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो वहां से चला जाएगा। तो आपको तो लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस हाइपर लिंक को डेड करना पड़ेगा। यानी कि फॉर द टाइम बीइंग मैं उसका हाइपर लिंक खत्म कर दूं तो ज्यादा अच्छी बात है। एhref के अंदर जो मैंने दिया हुआ मैसेज उसे खत्म कर दूं तो ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ जो मैंने एंकर का टैग लगाया हुआ है फिर उसको क्या कर दूं, कमेंट कर दूं। एक तरीका तो ये होता है ना कि हाइपर लिंक को ऐसा रूट दे दो जो कि प्लेएबल ना हो। मैंने बताया था हैश लगा देते हैं, href इक्वल्स टू हैश। इसका क्या मतलब होता है, इस पर क्लिक करो, हाइपर लिंक भी बना होता है बट वो कहीं जाता नहीं है। href इक्वल्स टू यूआरएल दोगे तो उस जगह पर चला जाएगा। href इक्वल्स टू हैश लगा दोगे, ये मैं कह रहा हूं, इस तरह कह रहा हूं। मैं पूरे का पूरा हाइपरलिंक नहीं लिखने लगा, सिर्फ वही बताने लगा हूं जिसकी बात कर रहे हैं हम। आई एम टॉकिंग अबाउट ए वन एट्रीब्यूट href। अगर तो आप यहां पर यूआरएल लिख देते हैं तो चला जाता है, इस पे चला जाता है ना अगर यूआरएल लिख दें। लेकिन अगर हम यहां पर ये लिख दें, इट इज स्टिल हाइपरलिंक, बट आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, बट ये इसकी शक्ल हाइपरलिंक की होगी। अब फॉर द एसईओ पर्पसेस ये भी आपने चेक करना है कि आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर ऐसे हाइपरलिंक्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये हाइपरलिंक बता क्या रहा है यूजर को, विजिटर को क्या बता रहा है कि इट इज हाइपरलिंक। बट जब हाइपरलिंक है कोई बंदा क्लिक करता है, वो तो कहीं भी मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसगाइड किया जा रहा है ना यूजर्स को। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी पूरी वेबसाइट में ऐसे हाइपरलिंक्स नहीं होने चाहिए। अब यहां तो क्या करें, या तो पूरे का पूरा href का एट्रीब्यूट ही खत्म कर दें, ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस क्या है, इसको कमेंट कर दें। किसको कमेंट कर दें भाई, ये मिसाल के तौर पर ये लगा हुआ था आपका टैग, ऐसे ही है ना, आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा। तो आप इसे कमेंट कैसे करते हो, मैंने कहा आपको याद करवा दूं कमेंट कैसे करते हैं, ऐसे। और इसके साथ एक वो भी होता है, निशान भी होता है ना, सिंबल भी होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फर्दर जब तक ये लगा हुआ है, इसको कमेंट का टैग लगा हुआ है, ये नहीं चलेगा। जब आपने इसको चलाना होगा आप इसको हटा दीजिएगा तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप भूल भी जाएंगे कि भाई ये कहाँ था, किसके साथ लगाया था। हो सकता है इस तरह का एक लिंक ना हो, नंबर ऑफ लिंक्स हो। तो ये जो कमेंट किया होगा इसमें ये मैसेज आपको मिल जाएगा। और चाहे तो इसके अंदर कोई मैसेज भी दे दें कि आप इसे क्यों कमेंट कर रहे हैं, कब इसे एक्टिवेट करना है, ताकि आप जब भी कोड रीड करें तो आपको कुछ रिमाइंडर मिल जाया करे कि भाई ये क्या चीज थी जिसको आपने ब्लॉक किया होगा। चलें जब वापस आ जाते हैं, ये भी पता लग गया हमें। ये मेरा ख्याल है बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया हुआ है। तो बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हुए हैं कि ये साइट मैप कैसे बनता है। ये लिखा हुआ है यूजर एजेंट डायरेक्टिव, डिसअलाउ डायरेक्टिव, अलाउ डायरेक्टिव, साइट मैप डायरेक्टिव, यही डायरेक्टिव्स दे रहे थे हम लोग। चले अब आ जाते हैं जरा अगली फाइल में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ नहीं क्या होता है जी। लिंक जूस, हाइपरलिंक की बात की मैंने अभी। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक जूस। हम्म, ये बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक बोल रहे हो आप, बोलिए। और भी उसके हमारे पेज पर आप सेकंड तक तो वो लिंक जाएगा, तो वो फॉलो भी करें तो हाँ। पहले डिस्कस किया हमने इसको, ओके। सबको पता है लिंक यूज क्या होता है।
लिंक जूस का मतलब ये होता है कि एक लिंक से जब कोई ट्रैफिक आपके पास आ रही होती है, मिसाल के तौर पर फेसबुक के पेज से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है फॉर इंस्टेंस, या यूं कह लें कि आपके होम के पेज से अबाउट अस पर भी ट्रैफिक जा रही है। तो लिंक जूस में क्या होता है कि जहां से ट्रैफिक आती है उस पेज की अथॉरिटी शेयर हो जाती है और वो एक वैल्यू पास करती है दूसरे पेज को, जिससे उसकी अथॉरिटी भी कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फेसबुक के पेज से लिंक मिल जाए, अगर आपको फेसबुक के पेज से लिंक जूस मिले तो क्या फायदा होगा भाई, उसकी अथॉरिटी तो बहुत अच्छी है, अच्छी अथॉरिटी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अथॉरिटी भी अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक जितनी अच्छी हो जाएगी, मतलब लिंक जूस जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अथॉरिटी को पास करता रहेगा। तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अथॉरिटी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है उसकी अथॉरिटी देखें ना कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और जो अबाउट अस का पेज है उसकी अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन जब आपने लिंक्स बनाए होंगे तो फिर क्या होगा, यानी जब होम पेज से कोई बंदा अबाउट अस पर जाएगा तो लिंक जूस मिलेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है आरईएल। बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो होता है वो डू फॉलो होता है। यानी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कोई भी लिंक लगा हुआ है वो अथॉरिटी अपना लिंक जूस दे रहा है। अगर आप किसी पेज को या किसी वेबसाइट को अपना लिंक जूस नहीं देना चाहते तो आप क्या लिखोगे, आरईएल इक्वल्स टू नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब होता है लिंक जूस मिल रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये वाला एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया हुआ तो भी लिंक जूस मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना मिले तो फिर आर ई एल इक्वल्स टू नो फॉलो लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो आर ई एल इक्वल्स टू डू फॉलो भी लिख सकते हैं, मगर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर डू फॉलो ही होता है। यानी एक हाइपर लिंक का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर डू फॉलो ही होता है। तो आप लिखेंगे तो भी डू फॉलो हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी डू फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नो फॉलो करना चाहेंगे तो आप लिखोगे आर ई एल इक्वल्स टू, ठीक है, आर ई एल इक्वल्स टू नो फॉलो, ऐसे। अगर मैं आरईएल का ये वाला एट्रीब्यूट यहां नहीं यूज कर रहा तो मेरा लिंक जूस की क्या ऑप्शन होगी, वैल्यू कौन सी पास होगी, डू फॉलो होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर डू फॉलो होता है। चलिए ये तो हो गया। जरा एक दफा ये क्लास, प्रीवियस क्लास में भी हमने ये सब कुछ किया था, और अब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर इस सब चीजों को अप्लाई भी करना है। तो ऑन साइट एसईओ ये कुछ फैक्टर्स देखने लगे हैं। नंबर वन, जब हम एसईओ कर रहे हैं पहली बात तो यह है कि आपके यूआरएल्स जो होंगे वो यूजर फ्रेंडली होंगे। और यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, कीवर्ड फ्रेंडली, यानी आपके यूआरएल्स को कीवर्ड बेस होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके जरा देखते जाते हैं, ये सब आपको पता है। हाँ, नंबर वन क्या लिखा हुआ है जी, यूज टाइटल टैग कंटेनिंग कीवर्ड्स, ऐसे ही है। ये जरा हम एक तरह से फिर एक दफा चेकलिस्ट को गो थ्रू करने लगे हैं कि आपने एसईओ को कैसे अप्लाई करना है। हम ये बोल रहे हैं कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं, तो अब क्या करने वाले हैं, यूज टाइटल इन कीवर्ड्स, सबको आता है ना, अबाउट 60 कैरेक्टर्स एंड डैश डैश पिक्सल्स, कितने कितने 580 पिक्सल्स में। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्रॉस चेक कर लिया, एक चीज हो गई। नंबर नीचे आ जाते हैं भाई, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमने कीवर्ड यूज करना है, कोशिश करनी है एक या दो, एक छोटा सेंटेंस तो नहीं बन सकता ना, 160 कैरेक्टर्स हैं, तो कम से कम दो सेंटेंसेस में अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ले आए, और कोशिश करेंगे पहले सेंटेंस के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड कवर हो जाए। और अगर आपको दो सेंटेंस मिल रहे हैं तो आप दूसरे सेंटेंस में चाहे तो सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। टाइटल में और मेटा में अपने कीवर्ड को रिपीट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने कम कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे, रेपिटेशन करेंगे तो ये प्रॉब्लम है।
इसकी पिक्सल्स में लेंथ कितनी होती है? 920 पिक्सल्स होती है। ठीक हो गया जी। आगे चले जाते हैं, फिर अगला पढ़ लेते हैं। ये बहुत पुरानी स्लाइड बनी हुई है, इसलिए हमने इसमें कंटेंट वाली बात नहीं की हुई है। जो आज की तारीख में मैंने आपको बताया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन इज नॉट ओनली प्लेस फॉर डिस्क्रिप्शन। हाँ, एससीआरपी पे जो डिस्क्रिप्शन आती है उसकी सिर्फ एक ही प्लेसमेंट नहीं है कि मेटा पे आती है, वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट से भी पिकअप होती है। लेकिन अभी भी हम मेटा डिस्क्रिप्शन अभी भी लिखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि 100% यही निकलेगा। हम चाहेंगे ये कि इधर से ना ही निकले तो अच्छी बात है, क्योंकि उधर से निकलेगा अगर टेक्स्ट हमारा वेबसाइट का, तो इसका मतलब है कि बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस आपकी होगी, एग्जैक्ट उन कीवर्ड्स पे काम कर रही होगी जो वही होगी। इंटेंशन पर और इंटेंट पे काम करने वाले लोग हमारी वेबसाइट पे नहीं आ रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्योंकि हमारे वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है। तो आपने फोकस इस चीज पे करना है कि आपके वेबसाइट के कंटेंट में से डिस्क्रिप्शन एससीआरपी के पेज के ऊपर निकल कर आए। ठीक है, लिखनी हमने दोनों जगहों पर है जी। उसके बाद क्या आ गया जी? हेडलाइंस। हेडलाइंस का मतलब क्या था? वो हेडिंग स्टाइल्स। वो हमें पता है कि जब से जहां से हमारी वेबसाइट शुरू होगी वहां पर हमारा एक H1 लगा होगा, ऐसे ही है ना? एक वेबसाइट पे कितने H1 हो सकते हैं? एक। ठीक है, दो या तीन H2 भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेकेंडरी कीवर्ड मेंशन कर दिया। और जो बाकी की H3 से लेकर H6 तक हैं, इनको भी आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन इनको इस्तेमाल इस तरह करना है जैसे बुलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। टाइपिंग करते हुए बुलेट्स लिख रहे होते हैं ना, एक पॉइंट लिखा तो एक, दूसरा पॉइंट लिखा तो टू, तीसरा पॉइंट लिखा थ्री, या उसकी जगह पर कोई सिंबल लगा लेते हैं। तो अब आपने अपने नेस्टेड कीवर्ड्स को कैसे लिखना है? नेस्टेड कीवर्ड्स का मतलब क्या है? उसके अंदर जो कीवर्ड्स आने लगे हुए हैं, नेस्टेड कीवर्ड्स को, जो कि ना प्राइमरी होंगे मेन, ना सेकेंडरी होंगे, बल्कि मे भी वो थीमेटिक कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, मे बी वो इंटेंट के लिए कीवर्ड्स हो सकते हैं, मे बी वो सिमेंटिक कीवर्ड्स हो सकते हैं, मे बी वो थीमेटिक कीवर्ड्स हो सकते हैं, थीम वाले कीवर्ड्स होते हैं जिनको मैं LSI कीवर्ड्स बोलता हूं। तो उनके लिए फिर आप क्या यूज करोगे? H3 को इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यूज करने का सीक्वेंस क्या होता है? हेडिंग स्टाइल्स को ऊपर से लेकर नीचे की तरफ को चलेंगे। अगर ये सब चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग का इशू नहीं है, ये एसईओ का इशू है। तो हमें क्या करना है? जब हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी तो हम चेक करेंगे कि क्या उन्होंने स्ट्रक्चर, हेडिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। हेडिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि ऊपर H1 होगा, फिर H2 होगा, फिर H3 होगा। और सारी कोशिश करनी है कि कम से कम 4-5 तक के हेडिंग स्ट्रक्चर्स को आप जरूर इस्तेमाल करें। कुछ को 3 के साथ कंबाइन कर लें, हेडिंग्स को, नेस्टेड हेडिंग्स को। कुछ को 4 के साथ कर लें, कुछ को 5 के साथ कर लें, कुछ को 6 के साथ कर लें। हेडिंग इस्तेमाल करते हुए हम बिल्कुल ये कहीं नहीं बता रहे कि हमें साइज को कंट्रोल करना है। हेडिंग बताते, क्योंकि जब हम 6 पर जाएंगे तो साइज बहुत छोटा होगा। तो जो उन्होंने स्टाइल शीट इस्तेमाल की हुई है वेबसाइट को डिजाइन करने में, हम उसी को ही रहने देंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या लगाते जाएंगे? हेडिंग स्ट्रक्चर। तो जब आप हेडिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो हेडिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेट लो प्रायोरिटी पर होता है और स्टाइल शीट का फॉर्मेट टॉप प्रायोरिटी पर होता है। लेकिन जब ये डिजाइन की बात कर रहे हैं, ये आपके मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं कि जब लोग देख रहे होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्राउलर कैसे प्रायोरिटाइज करता है? क्राउलर स्टाइल शीट को रीड नहीं करता, क्राउलर किसको रीड करता है? क्राउलर तो सोर्स कोड को पढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अपोजिट क्राउलर के लिए हेडिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगा, और जो वेबसाइट की आउटपुट होगी उसमें स्टाइल शीट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, वालेकुम सलाम। आगे चलें। कीवर्ड्स की बात तो आप जानते ही हैं। उसके बाद क्या आ गया जी? बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग को भी आपने इस्तेमाल करना है। आप EM के टैग को भी इस्तेमाल कर सकते हो और आई के टैग को भी, आई फॉर इटैलिक। यानी आप अपनी किसी बात को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बड़ा इस्तेमाल कर लिया भाई, उसने कहा भी बार बार होता जा रहा है, इसको कम कर लो अब। तो फिर आगे क्या यूज कर लो? EM फॉर इम्फेसिस। जैसे आप किसी चीज पर जोर दे रहे होते हो, तो आप जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को यूज कर रहे हो, उसी मीनिंग में बोल्ड भी यूज करना है, स्ट्रॉन्ग भी यूज करना है। लेकिन अगर आप इतने सारे बोल्ड स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो एसईओ चेकर बोलेगा कि भैया आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा यूज किए हुए हैं।
तो फिर कहीं पर जाकर आप एम्फेसिस का टैग यूज करो यानी ईएम, कहीं पर आप आई का टैग यूज कर लो यानी इटैलिक। अगला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, लिंक बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि हर वेबसाइट पे लिंक्स होने चाहिए। और कई स्टूडेंट्स मुझे दिखा रहे होते हैं कि सर ये देखें होम का लिंक है, ये अबाउट अस का लिंक है, ये सोशल लिंक्स हैं। दीज आर नॉट कॉल्ड लिंक्स, ठीक है, बिल्कुल ये लिंक्स हैं, लेकिन ये एसईओ के पॉइंट से हम इनको लिंक्स काउंट नहीं कर रहे हैं। आपके कंटेंट के अंदर लिंक्स होने चाहिए। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के पेज पर चले जाएंगे, अबाउट अस के पेज से कहीं क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे, आपके पेज से कहीं पे क्लिक करेंगे तो आपके फेसबुक पेज की पोस्ट पर चले जाएंगे। तो इट इज लिंकिंग स्ट्रक्चर। आपका आपकी वेबसाइट का कंटेंट आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए और उसमें दोनों तरह के इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। सो ये आपने देखना है कि आप जो चीजें, या ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं कि आप सब चीजें मुझे जुबानी सुनाएंगे। ये सब चीजें आप अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इन एक एक चीज को आपने अपनी जो वेबसाइट का कंटेंट बन चुका हुआ है उस पर अप्लाई करें। कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा कंटेंट करें, अभी फिलहाल जितना कंटेंट है उसी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर लो। कुछ स्टूडेंट्स का कुछ इशू आ रहा था किसी एक दो पिक्चर्स के साथ, आ रहा था ना, ठीक है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे भेजी थी फाइल के यहां से जाकर इसको चेंज कर लो। जी, मेरा ख्याल है मैंने भी आपको बता दिया डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। चलो, ये भी स्लाइड आपके पास शेयर हुई हुई है। उसके बाद अगली चीज क्या आ गई है आपकी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। फिर मैं वही कहने लगा हूं कि ये सब कुछ, ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ ये पहले भी हमने की हैं। ये अब आपने दोबारा से आपकी वेबसाइट के इमेजेस पर भी ये नजर आ रहा हो, ये नहीं कहना आपने कि ये बाद में करना है हमने, तो इसका मतलब है कि आपने एसईओ नहीं की हुई ना। हम तो वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं पूरी। तो अब आपके साथ साथ अगर जितने भी इमेज आपके पेज पर हैं, क्योंकि मैं आपको पता है ना होम पेज को ही देख रहा हूँ सिर्फ, तो होम पेज के ऊपर जितने भी इमेजेस हैं उन पर सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। नेमिंग कन्वेंशंस, फाइल के नेम में स्पेस बार ना हो, फाइल का नेम कीवर्ड पर हो, यही है ना नेमिंग कन्वेंशंस। नेम इस तरह का होना चाहिए, इसको मैं नेमिंग कन्वेंशंस बोल रहा हूँ, यानी नेमिंग कन्वेंशंस होनी चाहिए। उसके बाद टैग के अंदर आर्ट का एट्रीब्यूट है कि नहीं है, टाइटल का एट्रीब्यूट है कि नहीं है। आर्ट और टाइटल में क्या लिख रहे थे आप, कीवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका इमेज कॉम्प्रेस है कि नहीं है, आपकी इमेज का फॉर्मेट वो है कि नहीं जो हम चाहते हैं कि हो, यानी मैं वेब की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ जब आप एक एक इमेज पर अप्लाई कर लोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी परफॉर्म कर ली है अपनी वेबसाइट के ऊपर। चलें जी आगे, आर्ट एट्रीब्यूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ हम कर चुके हुए हैं। ये ब्लॉगिंग स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। तो ये हमने जितना कुछ पढ़ लिया, अभी इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, अभी जो जो कुछ दिखा रहा था ये तकरीबन सब चीजें ऑन साइट थी, आप देख रहे हैं ना। इसके अलावा आपने जो जो कुछ मुझसे सीखा उसको भी अप्लाई करना है। नंबर वन क्या था जी, यूज कैनोनिकल टैग, वो भी करना है साथ में। उसके बाद क्या था, क्रिएट साइट मैप। उसके बाद क्या था, क्रिएट रोबोट्स। उसके बाद क्या था, रोबोट्स की फाइल भी बन गई। फिर सर्च कंसोल, सर्च कंसोल बनाने के फौरन बाद क्या करना था, उसको सबमिट भी करना था। और फिर टेस्ट करना था कि क्या आपकी वेबसाइट इंडेक्स होना शुरू हो गई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फिर हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है। अभी हम आपकी अटेंडेंस लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, स्क्रीन पे दोबारा देखें, लाइट जरा बंद कर लें विषय। जी नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा 404। मेरा ख्याल है जब हम एसईओ पढ़ रहे थे, रोबोट्स वगैरह पढ़ने लगे हुए थे, बार बार ये पेज आपके सामने आ भी रहे थे, आ रहे थे ना। जब वेबसाइट आपने देखा, मैंने एक दफा अपलोड की और उसके बाद रिमूव कर दी, उस वक्त भी ये वाला एरर आपके पास आ रहा था। 404 पेज का मतलब क्या है कि उसको पेज मिल नहीं रहा, ठीक है। एक तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि पेज क्रिएट ही नहीं हुआ, पेज क्रिएट ही नहीं हुआ। लेकिन जब हम रोबोट की फाइल करेंगे, बात करेंगे, जब हम साइट मैप की बात करेंगे,
तो आपकी वेबसाइट पे अगर ये बनाए नहीं गए होंगे तो 404 आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कोई अननोन पेज का नाम लिखूं तो एरर पेज आएगा, 404 नहीं आएगा। वो कहेगा भाई ये फाइल कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ये समझ रहा है कि आपकी साइट मैप होनी चाहिए, आपकी रोबोट्स होनी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाई तो फिर आपकी वेबसाइट 404 का एरर शो करेगी। अब ये वाला जो एरर है, ये 404 का जो एरर है, ये आपकी वेबसाइट को किस तरह हर्ट करता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही तो बता रहा हूँ। ये आपकी वेबसाइट को, ये होता क्या है भाई, होता ये है कि वेबसाइट खुली, पेज खोला तो सामने ये आ गया, ये होता है। ठीक है, ये तो ये होता है। ठीक है, ये होता ही है। अच्छा, अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं बताने लगा हूं। मैं क्या, होता तो ये है ना कि भाई किसी ने अपनी वेबसाइट खोली, आपने www.abc.com लिखा, वेबसाइट नहीं खुली, 404 आ गया। तो ये तो हुआ ना। अब ये कैसे हो रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है कि गूगल सपोज कर रहा है कि ये पेज है, बट वो वाला पेज नहीं मिला उसको। अगर वो पेज नहीं मिलेगा तो उस पेज की जगह पर ये वाला एरर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को अपने ऑफिस का एड्रेस दें, अपने घर का एड्रेस दें, ठीक है, और वो आपके घर आने की बजाय जंगलात में चला जाए, हाँ, तो बहुत खुश होगा वो तो, हाँ, कि ये जंगल दिखा दिया आपने यार, मेहरबानी आपकी। इसका मतलब क्या हुआ, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 404 पेजेस आ रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल को अच्छा नहीं लगेगा। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप तो मिसलीड करने लगे हुए हैं लोगों को, कि जहां पर पेज नहीं है वहां पर भी आपने पेजेस के लिंक दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एसईओ शुरू करेंगे तो एसईओ ऑडिट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये ट्रैप करना है कि भाई क्या 404 पेजेस आ रहे हैं कि 404 पेजेस नहीं है। ठीक है, तो ये काम हमारा है देखना। अलबत्ता आप पेजेस को मैनेज नहीं कर रहे, डेवलपर अगर मैनेज करने लगा हुआ है तो फिर हम ये रिपोर्ट उसको भेजेंगे कि भाई ये वेबसाइट है, इसके अंदर 50 पेजेस में से 7 पेजेस जो हैं वो 404 रिटर्न कर रहे हैं। तो आप ये देखें ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, उसके उनके होम पेज के ऊपर एक एडमिशंस का बटन बना हुआ है। अब कोई भी बंदा जब उस पर क्लिक करता है तो क्या करता है, वो एडमिशन पोर्टल पर चला जाता है और वहां जाकर फॉर्म वगैरह फिल करता है और उसका एडमिशन प्रोसेस होता है। लेकिन ये बटन कब तक नजर आना चाहिए, जब तक एडमिशंस ओपन हो। जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तो जब उस पर कोई बंदा क्लिक करे तो यहां तो मैसेज आ जाए एडमिशन क्लोज्ड, फिर तो ठीक है, फिर तो 404 नहीं आ रहा। यानी कि क्या हुआ, फाइल चेंज कर दी ना उन्होंने। पहले तो वो वाली फाइल थी जिसमें फॉर्म फिल होता था, अब क्या फाइल है, सिंगल मैसेज वाली फाइल है कि एडमिशन क्लोज्ड। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए, बल्कि क्या किया जाए, वो जो फाइल है उसको कहा जाए कि भाई क्योंकि एडमिशन क्लोज हो गए हैं तो इस फाइल को यहां से निकाल दो। जब उस फाइल को निकालेंगे तो हाइपरलिंक में तो वो फाइल थी ना, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो उस फाइल को ढूंढेगा, मगर उसको वो फाइल नहीं मिलेगी। तो फिर क्या आएगा, 404 का एरर जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना होगा कि हमें अपने हाइपरलिंक को फॉलो अप भी देना है कि कौन कौन से हाइपरलिंक्स चल रहे हैं जो पहले बने थे, और कौन कौन से हाइपरलिंक्स हैं जो अब अवेलेबल नहीं है। और हमें ये गाइड भी करना पड़ेगा कि हमने इस तरीके से फाइलों को नहीं निकालना कि भाई एडमिशन क्लोज हो गए तो वो HTML फाइल ही निकाल लो या वो PHP की फाइल बीच में से निकाल लो, बल्कि उसको अब दूसरे मैसेज की तरफ रिडायरेक्ट किया जाए या एडमिशंस का हाइपरलिंक डेड कर दिया जाए। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। अब 404 एरर, अब 404 एरर नहीं आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम तो ये ट्रैप करना चाह रहे हैं कि इस पूरी वेबसाइट में क्या 404 एरर्स आ रहे हैं। अगर 404 एरर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ का बैड सिग्नल जा रहा है, हमारी एसईओ का बैड सिग्नल जा रहा है। ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अब हम ये कैसे चेक कर सकते हैं भाई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक काम आपने भी करके देखना है, लेकिन आप कैसे करोगे, आप किसी भी वेबसाइट का साइट मैप डाउनलोड कर लें। हो जाता है ना डाउनलोड, नहीं होगा तो बना लीजिएगा साइट मैप। किसी भी वेबसाइट का साइट मैप बनाएं और जेमिनाई के पास जाएं और उस फाइल को अपलोड कर दें और उससे जाकर पूछें कि भाई ये जो साइट मैप मैंने आपको दिया है ये इस वेबसाइट का है, मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये 404
पेजेस इंक्लूडेड हैं इसमें कि नहीं है और कौन से हैं। ठीक है, इस तरह भी हम ट्रैप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये वाला टास्क चैट जीपीटी से भी करके देखो, और ये वाला टास्क जेमिनाई से भी करके देखो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये टूल्स हैं जिनको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकन लिंक चेकर, नाम से ही पता लग रहा है ना, मतलब जो लिंक मौजूद नहीं होगा तो लिंक तो टूट चुका हुआ है, तो उसको हम बोल रहे हैं ब्रोकन लिंक। उसको हम डेड लिंक भी बोलते हैं, और उसको हम 404 भी बोलते हैं। 404 तो उसका टेक्निकल नाम हुआ जी। एक वेबसाइट का यूआरएल है ब्रोकन लिंक चेकर, इस पर जाएंगे, वो कहेगा भी मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं है। एएचरेफ की वेबसाइट है, उस पर जाओ, वो आपको बताएगा कि इसमें ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं है। और डेड लिंक चेकर पे जाओगे तो ये आपको बताएगा कि इसमें ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं है। आपने इन सारों पर एक एक दफा क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। बस मैं एक को क्लिक करके आपको बता देता हूं। आज बॉयज कितने एब्सेंट हैं, नंबर ऑफ बॉयज? 6 एब्सेंट है। आप इनको कॉल करवाएं, आज सही वाली कॉल करवाएं। बारिश कहाँ हो रही है उनसे पूछिएगा। तो ठीक नहीं है ये तो। फीमेल स्टूडेंट जो थी वो इन टाइम थी, और बॉयज जो है उन्हें तो कुछ को मैंने कॉल किया, कुछ मेरे मैसेज के ऊपर नजर आए हैं। अभी मैं लिख ही रहा था तो वो आए हैं, मतलब लेट लेट आए हैं, ये आए हुए थे कुछ टाइम पर। आपका क्या नाम है? शायद। हाँ जी, ये टाइम पर थे, बाकी तो तकरीबन सभी लेट आ रहे थे। तो मैंने मतलब अच्छी बात नहीं, इरिटेटिंग है ना यार, गर्ल्स पहुंच जाएं और बॉयज ना पहुंच सकते हो। यार ये सबको ही बारिश लगी होगी ना यार, ये क्या तो नहीं है कि खास बंदे हो गए। ऐसे तो नहीं ना, ये फिर आपका ना इंटरेस्ट लेवल शो करता है कि हमारा इंटरेस्ट कितना चीजों में। एक ये चीज है, और एक दूसरी चीज ये है कि फिर ये नेपटेक क्या करेगा, ये एक अलग बात है। चले जी, ये मैंने ब्रोकन लिंक चेकर खोला। ये मैंने यहां पर ना एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, स्क्रीन पर देखें दोबारा। मुझे डाउट है कि शायद इसमें कुछ ब्रोकन लिंक्स हो, इसलिए मैंने ये वेबसाइट का नाम लिखा है। लेकिन ये अभी पता लग जाएगा कि इसमें है कि नहीं है। जी, ये उसका कोड आ गया, ये मैं कोड टाइप कर रहा हूं। ये बाकी आपने घर जाके खुद से देखना है। जी, रिपोर्ट डिस्टिंक्ट ब्रोकन लिंक्स ओनली रिपोर्ट। चलिए ये छोटे वाला कर लेते हैं, आप दोनों को करके देख लीजिएगा क्योंकि वो टाइम लेगा ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर वाले को करके देख रहा हूँ। फाइंड ब्रोकन लिंक्स। अब ये टूल क्या कर रहा है, इस वेबसाइट के अंदर से जाकर चेक करेगा कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो 404 का एरर जनरेट करने लगे हुए हैं। अगर होंगे तो आ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएगा। दो चीजें पूछ रहा था, एक डेप्थ में जाकर उसने चेक करना था, डिटेल से जाकर चेक करना था, और एक उसने ऊपर से ही देख लेना था। अभी हम देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। इवन ये भी वेबसाइट भी काफी बड़ी है, ये वाली है, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, वॉचेस की है। ऐसा अक्सर होता है कि जो खास तौर पर शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होती रहती हैं, उनकी नई नई प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाती हैं। बट उनकी वेबसाइट पर जो पेजेस होते हैं वो एक्सपायर्ड पेज वेब प्रोडक्ट के पेजेस भी पड़े रहते हैं, और सम टाइम उनके लिंक्स डिलीट हो जाते हैं। तो जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट को देख रहे हो तो जरूर इस चीज को नोट करें। और ऐसा कंटेंट, ऐसा डाटा जो सर्वर्स पे पड़ा हुआ है बट अब बिल्कुल डेड है आपके लिए, तो आपको उस डाटा को सर्वर से जरूर निकालना चाहिए। ठीक है, चलें जी, इसे करने देते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, और जरा देखेंगे कि ये हमें क्या रिजल्ट दिखाता है। क्लास हमारी अभी खत्म नहीं हुई है, क्लास चल रही है।